भारतीय जनता पार्टी जो देश में राम राज्य स्थापित करने की बात करती है, इसके बड़े बड़े नेता जो हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन यही नेता जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। कल्पना कीजिए, एक भव्य हॉल है जहां सत्ता का सबसे ऊंचा शिखर विराजमान है। चारों तरफ कैमरे हैं, रसूखदार लोग हैं और प्रधानमंत्री का राम राज्य पर ओजस्वी भाषण चल रहा है। तभी एक साधारण सी लड़की खड़ी होती है। वो कोई राजनेता नहीं, कोई बड़ी हस्ती नहीं, बल्कि एक दबी कुचली आवाज है जिसे सदियों से खामोश रखा गया था। उस लड़की ने उस विशाल सभागार में नरेंद्र मोदी से वो सवाल पूछ दिया जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए पूरी घटना को शुरू से समझते हैं। मंच पर भारत की सत्ता का सबसे चमकदार चेहरा विराजमान था और विज्ञान भवन का वो विशाल सभागार आज अपनी पूरी भव्यता के साथ देश के भाग्य विधाताओं से भरा हुआ था। हवा में मोगरे की खुशबू और सत्ता की धमक घुली हुई थी। चारों तरफ ऊंचे कद काठी के सुरक्षाकर्मी, चमकती हुई लाइटें और देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के कैमरे इस पल को इतिहास में दर्ज करने के लिए मुस्तैद थे। प्रधानमंत्री का भाषण अपने पूरे शबाब पर था। उनके शब्दों में वो सम्मोहन था जो हजारों की भीड़ को एक झटके में खामोश कर देता था। वे कह रहे थे कि हम उस गौरवशाली परंपरा के उत्तराधिकारी हैं जहां राम राज्य की कल्पना केवल एक शासन पद्धति नहीं बल्कि एक नैतिक प्रतिज्ञा है, जहां अंतिम व्यक्ति के आंसू पहुंचने की गारंटी स्वयं सत्ता लेती है। उन्होंने बड़े गर्व से अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा कि दुनिया ने युद्ध दिए होंगे, लेकिन मेरे भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन उस शोर के बीच पीछे की एक कतार में बैठी एक लड़की के चेहरे पर अजीब सी तलखी थी। उसका नाम चेतना था। वो एक साधारण से सूती कुर्ते में थी और उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो आमतौर पर सत्ता के करीब होने पर लोगों की आंखों में दिखती है, बल्कि उसकी आंखों में एक गहरा काला समंदर था जिसमें सदियों का आक्रोश और हजारों अनकहे सवाल तैर रहे थे। चेतना के दिमाग में प्रधानमंत्री के शब्द और उसके अपने जीवन की हकीकत आपस में टकरा रहे थे। उसे याद आ रहा था अपना वो गांव जहां बुद्ध की मूर्तियां तो थीं, लेकिन बुद्ध का विचार गांव की सरहदों पर ही दम तोड़ देता था। उसे याद आ रहा था कि कैसे पिछले ही हफ्ते उसके भाई को महज इसलिए अपमानित किया गया था क्योंकि उसने ऊंची जाति के माने जाने वाले एक दबंग की आंखों में आंखें डालकर बात कर ली थी। प्रधानमंत्री जब बुद्ध की करुणा और समता का गुणगान कर रहे थे, तब चेतना के कानों में अपनी मां की वो सिसकी गूंज रही थी जब उन्हें मंदिर की सीढ़ियों से धक्का देकर उतार दिया गया था। जैसे ही प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त हुआ और प्रश्नोत्तर का दौर शुरू हुआ, चेतना ने अपनी पूरी ताकत बटोरकर अपना दाहिना हाथ हवा में लहरा दिया। उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थीं, बल्कि वे एक सीधे और पैने तीर की तरह आसमान की ओर इशारा कर रही थीं। संचालक की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, पूरे हॉल की फुसफुसाहट अचानक थम गई। माइक जब उसके पास पहुंचा तो उसके हाथ की पकड़ मजबूत थी। प्रधानमंत्री ने बड़े सहज भाव से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि पूछे बेटा, इस देश की युवा शक्ति के मन में क्या चल रहा है। चेतना ने एक गहरी सांस ली। उसके फेफड़ों में जैसे इस देश की पूरी हवा भर गई हो। उसने बिना किसी भूमिका के सीधे प्रहार किया और पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी आपने बड़े गर्व से कहा कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और यहाँ राम राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जब आप 7 समंदर पार जाकर विदेशी मंचों पर बुद्ध का नाम लेते हैं, तो क्या आपको याद रहता है कि उसी बुद्ध की धरती पर आज भी एक इंसान के हाथ का छुआ पानी दूसरा इंसान नहीं पीता? अगर हम बुद्ध की धरती हैं, तो इस देश के हजारों सालों के इतिहास में बुद्ध के समतावादी विचारों को सवर्ण मानसिकता ने कुचला क्यों? क्या बुद्ध आपके लिए केवल विदेशी दौरों की एक ऐसी कूटनीतिक वस्तु बन गए हैं जिसे आप दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि देश के भीतर आप उसी विचार के विपरीत एक ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं जहां जाति का जहर कम होने के बजाय और गहरा होता जा रहा है? चेतना की आवाज में एक ऐसी खनक थी जिसने विज्ञान भवन की उन मोटी दीवारों को भी कपा दिया। हॉल में मौजूद बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सुरक्षा कर्मियों के हाथ वायरलेस सेट पर तेजी से चलने लगे। प्रधानमंत्री के चेहरे की वो चिरपरिचित मुस्कान एक पल के लिए जैसे कहीं खो गई। चेतना ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि सर, राम राज्य की कल्पना में शंबूक का वध और एकलव्य का अंगूठा आज के दौर में किस रूप में मौजूद है, यह हम दलित और बहुजन समाज के लोग हर रोज अपनी खाल पर महसूस करते हैं। आप विदेशों में बुद्ध की करुणा बेचते हैं, लेकिन भारत की गलियों में हमें हमारी जाति की पहचान के साथ जीने को मजबूर किया जाता है। क्या ये पाखंड नहीं है कि जिस विचार ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी, आप उसी विचार का नाम लेकर उस व्यवस्था का पोषण कर रहे हैं जो जाति को कायम रखती है? मुझे जवाब चाहिए सर कि बुद्ध का भारत महज एक चुनावी नारा है या आपके पास वाकई उस समाज के लिए कोई जगह है जिसे हजारों सालों से हाशिए पर धकेला गया है? उस लड़की के इन शब्दों ने जैसे सत्ता के उस भव्य गुब्बारे में एक छोटी सी सुई चुभो दी थी। हॉल में पसरा वो सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों को अपनी खुद की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। कैमरे अब केवल चेतना और प्रधानमंत्री के चेहरे के बीच झूल रहे थे।
ये महज एक सवाल नहीं था, ये एक चुनौती थी उस व्यवस्था को जो सदियों से बुद्ध को पूछती तो आई है, लेकिन बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने से कतराती रही है। प्रधानमंत्री के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी थी जिसका जवाब न तो उनके लिखित भाषणों में था और न ही उनके कूटनीतिक अनुभवों में। ये एक ऐसी बेटी की पुकार थी जो अपने अस्तित्व का हिसाब मांग रही थी। प्रधानमंत्री के चेहरे पर छाई वो कुछ पलों की खामोशी उस पूरे सभागार के लिए किसी अनंत काल जैसी महसूस हो रही थी। चेतना ने अपना सवाल दाग दिया था और अब वो अपनी जगह पर अडिग खड़ी थी, जैसे कोई अपनी समूची विरासत और पुरखों के संघर्ष को अपनी रीढ़ में समेटे खड़ा हो। अब ये वैचारिक युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां शब्दों की मर्यादा और कड़वे सत्यों के बीच की लकीर धुंधली होने लगी थी। प्रधानमंत्री ने धीरे से अपने सामने रखे पानी के गिलास को छुआ, एक घूंट भरा और फिर माइक को अपनी ओर खींचते हुए बहुत ही नपे तुले अंदाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बेटा, आपके भीतर की ये तड़प और ये आक्रोश ही इस लोकतंत्र की असली ताकत है कि आप देश के प्रधान सेवक की आंखों में आंखें डालकर ये पूछ पा रही हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि बुद्ध कोई वस्तु नहीं बल्कि भारत की आत्मा है, और राम राज्य कोई राजनीतिक नारा नहीं बल्कि उस अंत्योदय का संकल्प है जहां कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति भी मुख्य धारा का हिस्सा बने। जैसे ही प्रधानमंत्री ने संकल्प और संस्कार जैसे भारी भरकम शब्दों का सहारा लिया, चेतना के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान कौंध गई। उसने बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सर, संकल्पों की उम्र तो सदियों पुरानी है, लेकिन हकीकत की उम्र आज भी उतनी ही जवान है जितना कि कल हाथरस में हुआ वो वाकया या राजस्थान के किसी स्कूल में मटके को छू लेने पर उस बच्चे की मौत। आप राम राज्य और बुद्ध को एक ही सिक्के के दो पहलू बता रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि बुद्ध ने उस वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड को चुनौती दी थी जिस पर राम राज्य का ढांचा खड़ा किया जाता है। जब आप विदेशों में बुद्ध की करुणा का ढोल पीटते हैं तो क्या आप वहां के राष्ट्राध्यक्षों को ये बताते हैं कि मेरे देश में आज भी सफाई के नाम पर एक विशेष जाति के लोग गटर में उतरकर अपनी जान दे देते हैं? क्या आप उन्हें बताते हैं कि बुद्ध की इस धरती पर आज भी शुद्धता और अशुद्धता के पैमाने इंसान की काबिलियत से नहीं, उसके जन्म से तय होते हैं? चेतना की आवाज अब और भी बुलंद हो गई थी। वो केवल एक छात्रा नहीं रह गई थी, वो उन लाखों करोड़ों शोषितों का घोषणा पत्र बन चुकी थी जिन्हें मुख्यधारा के विमर्श से बाहर रखा गया था। उसने तर्क दिया कि सर, बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने तर्क और विवेक की बात की थी, जबकि आज के दौर में राम राज्य के नाम पर तर्क को कुचला जा रहा है और आस्था को हथियार बनाकर एक विशेष वर्ग का वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है। विदेशों में आप आधुनिक भारत, डिजिटल इंडिया और बुद्ध के शांति संदेश की बात करते हैं, लेकिन घर लौटते ही आपके तंत्र का पूरा जोर उन लोगों को चुप कराने में लग जाता है जो जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं। क्या ये सच नहीं है कि बुद्ध का धम्म समता सिखाता है और आपकी राजनीति विभेद पैदा करती है? हॉल में मौजूद लोग अब अपनी कुर्सियों पर असहज होकर हिलने डुलने लगे थे। कुछ लोग उसे चुप कराने के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन चेतना रुकी नहीं। उसने सीधे प्रधानमंत्री की आंखों में देखते हुए कहा कि अगर आप वाकई बुद्ध के अनुयायी हैं तो आपको उस मनुवादी व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार करना होगा जो बुद्ध के विचारों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आप एक तरफ बुद्ध की प्रतिमा को नमन करते हैं और दूसरी तरफ उस व्यवस्था को सींचते हैं जो दलितों और पिछड़ों को केवल वोट बैंक की मशीन समझती है। यह वैचारिक द्वंद्व केवल शब्दों का खेल नहीं है सर, यह मेरे समाज के अस्तित्व की लड़ाई है। जब आप बुद्ध का नाम लेकर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाते हैं तो भारत के भीतर का वो शोषित समाज आपसे ये सवाल पूछता है कि हमारे हिस्से की शांति कहाँ है, हमारे हिस्से का सम्मान कहाँ है? क्या बुद्ध केवल आपकी कूटनीति का हिस्सा बनकर रह जाएंगे या कभी वे इस देश की संसद और सड़कों पर भी नजर आएंगे? प्रधानमंत्री ने उसे गौर से देखा। उनके चेहरे के भाव अब गंभीर थे, जैसे वे उस लड़की के पीछे छिपी उस विशाल जनशक्ति को पढ़ रहे हों जो अब जाग चुकी थी। चेतना ने यह साफ कर दिया था कि अब केवल बुद्ध का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। अब बुद्ध के उस इनकलाब को जीना होगा जिसने हजारों साल पहले इस मुल्क की तकदीर बदलने की कोशिश की थी। चेतना की आवाज अब केवल एक छात्रा की दलील नहीं रह गई थी, वो एक ऐसी चीख बन चुकी थी जो सत्ता के गलियारों में लगे रेशमी पर्दों को फाड़ रही थी। अब ये बहस अब सिद्धांतों के आसमान से उतरकर जमीन की उस कड़वी और पथरीली हकीकत पर आ टिकी थी, जहां इंसान का खून और पसीना एक समान बहता है, लेकिन उसकी कीमत उसकी जाति तय करती है। चेतना ने प्रधानमंत्री की आंखों में देखते हुए कहा कि सर, आप बुद्ध की करुणा का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उसी बुद्ध की धरती पर आज भी श्मशान घाटों का बंटवारा जातियों के आधार पर होता है? क्या ये विडंबना नहीं है कि मरने के बाद भी एक दलित को अपनी 2 गज जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि आपका तथाकथित राम राज्य उसे अपवित्र मानता है? उसने एक झटके में अपनी डायरी से कुछ पन्ने निकाले और उन घटनाओं का जिक्र शुरू किया जो अखबारों की कतरनों में दबकर रह गई थी। उसने पूछा कि सर, जब आप विदेश में कहते हैं कि भारत शांति का दूत है, तब क्या आपको उन माओं की याद आती है जिनके बेटों को महज इसलिए मार दिया गया
क्योंकि उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव दिया था या एक अच्छी शर्ट पहनकर सवर्णों की बस्ती से गुजरे थे? बुद्ध ने तो कहा था कि जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। फिर आपके शासन तंत्र में आज भी हाथ से मैला ढोने की प्रथा क्यों जीवित है? क्यों आज भी एक विशेष समाज के लोग जहरीले गटरों में उतरकर अपनी जान गंवा रहे हैं और आप उन्हें कर्मयोगी कहकर उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं? क्या बुद्ध के सिद्धांतों में कहीं यह लिखा है कि एक इंसान को दूसरे इंसान की गंदगी साफ करनी चाहिए? चेतना का स्वर अब और भी भारी हो गया था। उसने भावुक होते हुए कहा कि सर, राम राज्य की कल्पना में आप राम के न्याय की बात करते हैं, लेकिन क्या वही न्याय उस वाल्मीकि बेटी को मिला जिसे रात के अंधेरे में पुलिस ने बिना परिवार की मर्जी के जला दिया? क्या बुद्ध की करुणा उस वक्त मर गई थी जब हाथरस की उस बेटी की चीखें सत्ता के कानों तक नहीं पहुंची थी? आप कहते हैं कि भारत बदल रहा है। हाँ सर, भारत बदल रहा है। एक तरफ वो भारत है जो डिजिटल हो रहा है और दूसरी तरफ वो भारत है जहां आज भी मिड डे मील का खाना इसलिए फेंक दिया जाता है क्योंकि उसे एक दलित महिला ने पकाया था। यह कैसा अमृत काल है सर, जहां अमृत केवल कुछ खास जातियों के हिस्से आया है और हमारे हिस्से में आज भी वही अपमान का जहर है। हॉल में बैठा हर व्यक्ति अब अपनी नजरों को चेतना से मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने सीधे प्रधानमंत्री से पूछा कि जब आप बुद्ध की मूर्ति के सामने झुकते हैं तो क्या आपको वो बुद्ध याद आते हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था की जड़ें हिला दी थी, या आप केवल एक शांत प्रतिमा को नमन करते हैं ताकि दुनिया को लगे कि आप उदार हैं? जमीनी हकीकत तो यह है कि आज भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में रोहित वेमुला जैसे होनहार छात्र संस्थागत हत्या का शिकार हो रहे हैं क्योंकि वे सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं। क्या आपका तंत्र इतना कमजोर है कि एक छात्र के सवाल उसे डरा देते हैं? बुद्ध की धरती पर शिक्षा का अधिकार तो सबको मिला, लेकिन उस शिक्षा के बाद सम्मान का अधिकार कहां है? चेतना ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि सर, कागजों पर दर्ज आंकड़े पेट नहीं भरते और न ही वे उस अपमान को धो सकते हैं जो एक दलित छात्र हर दिन अपनी क्लास में महसूस करता है। अगर आप सच में बुद्ध के भारत की बात करते हैं तो आपको उस मानसिक गुलामी और जातिवादी अहंकार को दफन करना होगा जो इस देश की नसों में कैंसर की तरह फैल चुका है, वरना आपके ये भाषण केवल शब्द बनकर रह जाएंगे और इतिहास आपको एक ऐसे शासक के रूप में याद रखेगा जिसने बुद्ध का नाम तो लिया लेकिन बुद्ध के धम्म को कभी अपने तंत्र में जगह नहीं दी। ये अंत उस कड़वे सच का आईना था जिसे सत्ता अक्सर धुंधला कर देना चाहती है, लेकिन चेतना ने उस आईने को साफ कर दिया था और अब बारी सत्ता की थी कि वो अपना असली चेहरा देखे। विज्ञान भवन के उस विशाल गुंबद के नीचे अब जो सन्नाटा था वो किसी भारी पत्थर की तरह सभा में बैठे हर व्यक्ति के सीने पर टिका हुआ था। चेतना के सवालों ने सत्ता की उस चमकती हुई दीवार में दरारें डाल दी थीं। प्रधानमंत्री ने अपने सामने रखे माइक्रोफोन को धीरे से एडजस्ट किया। उनके चेहरे पर एक गंभीर लकीर खिंच गई थी जो आमतौर पर उनके भाषणों में नहीं दिखती थी। अब यह असहज खामोशी उस वक्त और भी गहरी हो गई जब कैमरों ने प्रधानमंत्री के चेहरे का क्लोजअप लिया। उनकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे वे अपने भीतर उन शब्दों का जाल बुन रहे हों जो इस तीखे प्रहार की धार को कम कर सके। पूरा हॉल सांस रोककर इंतजार कर रहा था कि क्या सत्ता इस बार भी किसी जुमले का सहारा लेगी या वाकई उस दर्द को स्वीकार करेगी जो चेतना की आवाज में झलक रहा था। प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज इस बार धीमी लेकिन बेहद नपीतुली थी। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी आंखों में जो आग है वो इस देश के बदलाव की मशाल बन सकती है। तुमने जो सवाल उठाए हैं वे आज के नहीं हैं, वे सदियों पुरानी उस सामाजिक बीमारी के लक्षण हैं जिसे हम जाति कहते हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जिस राम राज्य की मैं बात करता हूं वो किसी वर्ग विशेष का नहीं बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का मार्ग है। जैसे ही उन्होंने ये शास्त्रीय तर्क दिया, हॉल के एक हिस्से से कुछ दबी कुचली तालियां सुनाई दी, लेकिन चेतना ने अपनी गर्दन नहीं झुकाई। प्रधानमंत्री ने अपनी बात जारी रखते हुए एक कूटनीतिक मोड़ लिया और कहा कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया था और मेरा प्रयास भी वही है। हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और बुद्ध के विचार हमारी नीतियों की आत्मा है। हमने शौचालय बनवाए, हमने हर घर तक बिजली पहुंचाई, हमने उज्ज्वला योजना से चूल्हा फूंकने वाली माताओं का दर्द कम किया। क्या इसमें हमने किसी की जाति पूछी? जब प्रधानमंत्री ने अपनी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश करना शुरू किया तो चेतना ने बहुत ही शालीनता से लेकिन दृढ़ता के साथ माइक फिर से मांगा। उसने कहा कि सर, नल से जल और घर में बिजली देना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है, ये कोई एहसान नहीं है। मेरा सवाल भौतिक विकास पर नहीं बल्कि मानवीय गरिमा पर था। क्या आपके नल से आने वाला जल उस भेदभाव की प्यास बुझा सकता है जो आज भी एक दलित बच्चे को प्यासा रखता है? क्या आपकी बिजली उस अंधेरे को दूर कर सकती है जो जातिवादी मानसिकता के रूप में हमारे समाज के पढ़े लिखे तबके के दिमाग में भी बैठा है? प्रधानमंत्री इस बार सीधे टकराने के बजाय थोड़े रक्षात्मक नजर आए। उन्होंने कहा कि बदलाव रातों रात नहीं आता, ये एक लंबी प्रक्रिया है और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन चेतना ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा कि सर, बुद्ध ने भी यही कहा था कि बदलाव केवल शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से आता है। जब आप विदेशों में बुद्ध का नाम लेते हैं
तो वो आपकी कूटनीति होती है, लेकिन जब आप यहाँ के दलितों की आवाज को अनसुना करते हैं तो वो आपकी राजनीति होती है। कूटनीति और राजनीति के इस खेल में बुद्ध का वो धम्म कहीं खो गया है जो इंसान को इंसान समझता था। हॉल में बैठे मंत्रियों के चेहरों पर अब पसीना साफ दिख रहा था। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां सत्ता निरुत्तर हो रही थी। प्रधानमंत्री ने अंत में एक लंबा मौन धारण किया और फिर बस इतना कहा कि तुम्हारा ये साहस ही मेरा जवाब है कि आज का भारत बदल रहा है। लेकिन चेतना की आंखों ने साफ कह दिया था कि ये जवाब अधूरा है। ये उस असहजता का चरमोत्कर्ष था जहां सत्ता ने यह महसूस किया कि अब केवल पुराने नारों से नई चेतना को दबाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री की वो कूटनीतिक चुप्पी और चेतना का वो अतृप्त सवाल अब इस कहानी को उस अंतिम मोड़ पर ले जा रहे थे जहां से एक नए इंकलाब की आहट सुनाई दे रही थी। विज्ञान भवन का वह ऐतिहासिक सभागार अब केवल एक सरकारी आयोजन का स्थल नहीं रह गया था। वह एक वैचारिक कुरुक्षेत्र बन चुका था जहां एक तरफ सत्ता का भव्य शिखर था और दूसरी तरफ एक साधारण सी दिखने वाली लड़की के असाधारण हौसले। ये शुरुआत उस पल से होती है जब चेतना ने प्रधानमंत्री के कूटनीतिक जवाब को सुनने के बाद अपना सिर ऊपर उठाया और सीधे उनकी आंखों में देखते हुए माइक को अपने होठों के करीब लाया। उसकी आवाज में अब न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई हिचकिचाहट, बल्कि एक ऐसी स्पष्टता थी जो केवल सच बोलने वालों के पास होती है। उसने कहा कि सर, आपने कहा कि मेरा साहस ही आपका जवाब है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मेरा साहस आपकी उपलब्धि नहीं बल्कि आपके तंत्र की विफलता का प्रतीक है। अगर आज भी एक छात्रा को प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर अपनी मानवीय गरिमा की भीख मांगनी पड़ रही है तो समझ लीजिए कि राम राज्य के दावों और बुद्ध की धरती की हकीकत के बीच की खाई अभी भरी नहीं गई है। चेतना ने अपनी डायरी बंद की और हॉल में बैठे उन हजारों प्रभावशाली लोगों की ओर मुड़ गई जिनकी गर्दनें अब तक झुकी हुई थीं। उसने एक जोरदार आह्वान करते हुए कहा कि यहाँ बैठे हर उस व्यक्ति से मेरा सवाल है जो बुद्ध की मूर्तियों पर फूल चढ़ाता है लेकिन अपने घर के भीतर बुद्ध के विचारों को प्रवेश नहीं करने देता। क्या आप तैयार हैं उस भारत के लिए जहां जाति का अस्तित्व केवल इतिहास की किताबों में हो? क्या आप तैयार हैं उस इनकलाब के लिए जो केवल नारों में नहीं बल्कि आपके व्यवहार में झलके? प्रधानमंत्री मंच पर शांत थे, लेकिन उनकी खामोशी अब पराजय की नहीं बल्कि एक गहरी सोच की लग रही थी। चेतना ने अपनी बात को एक अंतिम और मारक मोड़ देते हुए कहा कि सर, जब आप अगली बार किसी विदेशी मंच पर खड़े होकर गर्व से कहें कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, तो कृपया याद रखिएगा कि उसी धरती पर एक चेतना आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। बुद्ध का धम्म केवल शांति का संदेश नहीं था, वो अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था। और आज मैं उसी विद्रोह की मशाल को थामकर यहां से जा रही हूं। यह इश्क से इनकलाब तक का सफर है, अपने देश से इश्क, अपने संविधान से इश्क और अपने हक के लिए इनकलाब। जैसे ही उसने माइक स्टैंड पर रखा और पीछे मुड़ी, पूरे हॉल में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। वो बिना पीछे मुड़े, बिना किसी सुरक्षा कर्मी के इशारे का इंतजार किए तेज कदमों से बाहर की ओर निकल गई। उसके जाने के बाद भी उसकी आवाज उस हॉल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। प्रधानमंत्री ने भी अपनी फाइलें समेटी और उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जिसे देख पाना दुर्लभ था। यह कहानी केवल एक सवाल जवाब का सत्र नहीं थी, यह एक नई बहुजन चेतना का उदय था। बाहर निकलते ही चेतना ने देखा कि आसमान में सूरज ढल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक नई सुबह की चमक थी। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड किया। साथियों, आज मैंने सवाल पूछा है, कल आप पूछेंगे। बुद्ध की धरती पर बुद्ध का विचार तभी लौटेगा जब हम अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। वीडियो यहाँ खत्म होता है, लेकिन दर्शकों के दिलों में एक ऐसी आग छोड़ जाता है जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वे भी उसी पाखंड का हिस्सा हैं या वे उस चेतना के साथ खड़े होंगे जो बुद्ध के असली भारत का सपना देख रही है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।